शुएब अख्तर का जो था ना, वो बिहेवियर भी ठीक नहीं था। वो कॉन्ट्रैक्ट को भी फ़ॉलो नहीं कर रहे थे। अपनी यूट्यूब के लिए वो वीडियो बनाना शुरू कर देते थे कि वो कभी जियो पे चले जाते थे, कभी वो एयरवाई पे चले जाते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ वो आपको भी पता है, लेकिन उसके बाद जो शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ के दरमियान जो मामला हुआ था, उसके ऊपर अभी तक बहस जारी है। और अभी एक रिसेंटली खबर भी आई है कि शायद डॉक्टर नुमान नियाज़ को जो है वो प्रोग्राम करने से रोक दिया गया है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो मामला हुआ है उस पर बहुत सारे लोगों ने तज़किया किया है, लेकिन एक तज़किया जो किया है वो किया है एक मंसूर अली ख़ान है, अगर आप उनको जानते हो, एक्सप्रेस टीवी में एंकर हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक्टिव जो वो नज़र आते हैं वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर नज़र आते हैं। तो मंसूर अली ख़ान ने अपनी तरफ से एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म करने की कोशिश की है इस सारे मामले को लेके। वो अपने चैनल पे आए और उन्होंने बड़ा एक धांसू किस्म का उन्होंने एक तो वो थंबनेल बनाया और वो कहा कि जी हम आपको अंदर की कहानी बताते हैं कि होता है, हुआ क्या है, कब क्या-क्या, कब कहाँ-कहाँ क्या-क्या हुआ। और जैसा कि उनकी अक्सर आदत है कि जी मैंने फ़लाँ से मेरी बात हुई, फ़लाँ से मेरी बात हुई, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ किया, और मैं आपको असल स्टोरी बता रहा हूँ। तो शुएब अख्तर और नुमान नियाज़ के दरमियान जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। उसके लिए तो मैं अब क्या बताऊँ कि वो किस तरह से उन दोनों के दरमियान बातचीत होते हुए जो नुमान नियाज़ थे वो इतने फ्लेयर अप हुए और इतना मतलब उनको गुस्सा चढ़ गया कि शुएब अख्तर को कहा कि अगर आपने रूड होना ना छोड़ा और इस तरह से ना किया तो मैं आपको कहता हूँ कि आप छोड़ के जा सकते हो, और कहा कि मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ कि आप छोड़ के जा सकते हैं। जिसके ऊपर ज़ाहिर है वो एम्बैरेस हुए। उसको वो करने के बाद वो दूसरे गेस्ट की तरफ चले गए, जिस पर शुएब अख्तर ने कहा कि एक्सक्यूज़ मी। जब उन्होंने एक्सक्यूज़ मी 2 दफ़ा कहा कि भाई ऐसे नहीं चल सकता, यही वो कहना चाह रहे थे, तो तब नुमान नियाज़ ने ब्रेक ली। अच्छा, ब्रेक के अंदर की जो स्टोरी जो हमें ये जो है अपना मंसूर अली ख़ान, इन्होंने जो अपने वीलॉग में बताने की कोशिश की, जी विवियन रिचर्ड ने इन दोनों के दरमियान पैचअप कराने की कोशिश की और वहाँ पे ये तय हो गया कि जी और ये भी उन्होंने कहा कि जी वो जो नुमान नियाज़ साहब थे, वो डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, अब ये डॉक्टर हैं या नहीं हैं, ये तो खुद आके बताएँगे। कौन-सी डिग्री उन्होंने की हुई है या कोई पीएचडी की हुई है, तो किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मेरे ख़्याल में ये मंसूर अली ख़ान भी बताएँगे कि वो कौन से डॉक्टर हैं, ताकि हमें भी पता चले ना कि बहुत सारे लोगों के साथ डॉक्टर लगा होता है, तो फिर बाद में पता चला कि वो पता नहीं किस तरह के डॉक्टर हैं। ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि विवियन रिचर्ड ने जब इनका आपस में पैचअप कराया, तो पहले तो डॉक्टर नुमान नियाज़ ने कह दिया कि जी मैंने शो नहीं करना। अब वो इसमें कितनी हकीकत है ये तो नुमान नियाज़ ही बता सकते हैं या फिर मंसूर अली ख़ान बता सकते हैं। ख़ैर, ये उनका वर्जन है जो उन्होंने कोट किया है नुमान का। अब दूसरी तरफ जो शुएब अख्तर का वर्जन उन्होंने कोट किया, वो ये था, और ख़ुद जो आके उन्होंने वीलॉग पे बताया कि जी इसने माफ़ी माँगनी थी। डॉक्टर नुमान नियाज़ ने प्रोग्राम में माफ़ी माँगनी थी, और फिर आगे की ब्रेक के बाद की जो कहानी उसमें हमें नज़र आया कि शुएब को तो सबसे पहले मैं इस बात का क्रेडिट दूँगा। उसने जो शुएब के बारे में मैं ये कहूँगा, उसने ग्रेस दिखाई। मतलब उसके बारे में ये है कि वो बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा वो है, मतलब है कि वो नहीं छोड़ता है किसी को, ख़ास तौर पे जब वो क्रिकेट की बात होती थी। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर उसने बड़ी ग्रेस दिखाई थी। जिस तरह से एक ऐसे सुपरस्टार को, जो न सिर्फ पाकिस्तान में स्टार है, पूरी दुनिया में नाम है उसका। वो एक मतलब है कि वो अपने फ़ील्ड में उसने आके जिस तरह से अपना नाम बनाया, जिस तरह से उसने फ़ास्ट बॉलिंग में अपना, उसका कोई सानी नहीं मिलता। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एक ऐसे बंदे को आप कह रहे हो कि जी आप उठ के चले जाओ, पहले बात ये है कि वो वहाँ पे आके गेस्ट है। आप एक प्रोग्राम कर रहे हो, आप वहाँ पे मेज़बान हो, तो एक मेज़बान को दूसरे गेस्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन जो वीलॉग किया है मंसूर अली ख़ान ने, वो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जिसके ऊपर मुझे भी ये वीलॉग करना पड़ रहा है, वो ये है कि अगर आप इनका जाके पूरा वीलॉग सुने, तो एक तरह से पूरी की पूरी वकालत करते हुए नज़र आते हैं नुमान नियाज़ की। और फिर वो बकौल उनके कि जी उनको जो खबरें मिल रही थी पीटीवी की एडमिनिस्ट्रेशन से या पीटीवी से, जो उनको इनसाइड स्टोरीज़ जो उनको पता चल रही थी, इनकी सारी बात में एक तज़ाद नज़र आता है। पहली बात तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो मामला हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ी गेम चल रही थी। उन्होंने जो बात की वो ये की कि जी शुएब अख्तर का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पीटीवी के साथ, और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल में चले गए, बताते रहे हमें कि जी इनका 11 लाख 12 लाख का कोई कॉन्ट्रैक्ट था, और शुएब अख्तर कह रहे थे कि जी इसको 2 ढाई करोड़ पे लेके जाएँ, ऐसे कि जी वर्ल्ड कप के लिए इसको 2 ढाई करोड़ के ऊपर लेके जाएँ।
और दूसरी जो अहम बात उन्होंने की जी, उन्हें पता चला कि शोएब अख्तर का जो था ना, वो बिहेवियर भी ठीक नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट को भी फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बकौल उनके उनको बाउंड करता था कि वो दूसरे टीवी चैनल्स पे ना जाएं। और दूसरा वायलेशन शोएब अख्तर ये करते थे कि वो आके टीवी सेट के ऊपर जैसे ही ये ख़त्म होता था तो वहीं पर अपनी यूट्यूब के लिए वो वीडियो बनाना शुरू कर देते थे। और उसके अलावा ये था कि वो कभी जियो पे चले जाते थे, कभी वो एयरवाई पे चले जाते थे, कभी वो किसी गैर मुल्की के साथ कोई प्रोग्राम कर रहे होते थे। तो ये एक तरह की अनएथिकल है और इसको वो ये समझते हैं पीटीवी वाले कि ये उनको वो वायलेशन कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, हालांकि इसका उस वाक़े के साथ कोई लेना देना नहीं था। और ये बात खुद वो एंड पे कहते हैं, जब वो कहते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं था, खामखा लोग इसमें जंप इन कर रहे हैं। और फिर भी किसी ना किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कह गए जी अगर मैं उनका नाम लूँगा तो उसको शर्म आएगी। खामखा लोग पार्टी के शोएब अख्तर के साथ भी खड़े हो रहे हैं और डॉक्टर नुमान नियाज़ के साथ भी, तो इसका कोई ताल्लुक, तो फिर तो आपकी सारी की सारी बात ही गलत हो जाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं ना कि जी अगर शोएब अख्तर कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रहा था, कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और उसके बावजूद भी वो दूसरे चैनल्स के ऊपर जा रहा था और ये सारा कुछ कर रहा था। और जो दूसरी अहम बात आपने की वो ये की कि शोएब अख्तर साहब टाइम पे नहीं आते थे। वो आधा घंटा बाकी लोग पहले आ जाया करते थे, लेकिन शोएब अख्तर टाइम पे नहीं आते थे। और आते भी थे तो मतलब है कि थोड़ी देर पहले आ गए, कभी बहुत सारे प्रोग्राम वो अटेंड ही नहीं करते थे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर शोएब अख्तर साहब ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, क्या आपका भी अपने टीवी चैनल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या आप जैसे जो दीगर मेज़बान हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, जो एंकर्स हैं, उनका भी कोई अपने टीवी चैनल्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि इसके अलावा आपने नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल चला रहे होते हैं। मुझे कम से कम 100% ये कह सकता हूँ कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि आप जाके अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, लेकिन आप चला रहे हैं। जावेद चौधरी साहब, वो भी एक्सप्रेस न्यूज़ के हैं, वो चला रहे हैं। इमरान खान साहब जो कि गवर्नमेंट टीवी के एक बहुत बड़े जिसे कह लेंगे खड़पैंच किस्म के एंकर हैं, वो भी अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब जो कि जियो न्यूज़ के एक बड़े माया नाज प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर जिरगा, वो भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इसी तरह से अगर आप जाएँ तो साबिर शाकिर साहब, वो एयरवाई के हैं, वो भी। तो एक लाइन लगी हुई है, एक लंबी लाइन है, ढूंढते जाएंगे तो आपको नज़र आएगा। तो क्या आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन नहीं करते, या फिर आपको भी छूट दे रखी गई है? दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, ये तमाम एंकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या ये लिखा होता है कि आपने प्रोग्राम से आधा घंटा पहले आना या घंटा पहले आना? कुछ हैं जो लोग शायद 2 घंटे 3 घंटे पहले आ जाते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है एंकर्स की, वो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पहले आते हैं, प्रोग्राम खड़काते हैं और चले जाते हैं। जबकि जो बाकी एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे के सारे हफ्ते में 6 दिन 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, कई तो 9-9 10-10 घंटे भी उनको ड्यूटी देना पड़ जाती है। तो क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम लिखा हुआ है? ये जो जितने भी एंकर्स हैं या फिर एंकर माफिया जो एक पूरी की पूरी बनी हुई है, इनको ख़ास प्रिविलेज कैसे है? इनके कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होते हैं? जो आम वर्कर है उसका 8 घंटे वो ड्यूटी दे, जबकि बाकी के सारे जो हैं वो जितने भी एंकर्स हैं वो आते हैं घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, चाहे वो समी इब्राहिम हो, चाहे वो ओरिया मकबूल जान हो, जितने भी खड़पैंच किस्म के एंकर्स हैं, तो वो कितने घंटे लगाते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है आपका, बाकी एम्प्लॉइज़ का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो फिर आपको भी 8 घंटे लगाने चाहिए असूलन, क्योंकि सारे लोग लगा रहे हैं। तो फिर आपको ख़ास प्रिविलेज कैसे? जो हकीकत है वो ये है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में काम करने के बाद जो सामने आया है कि इनको एक प्रिविलेज क्लास बना के रखा गया है। ये आपको हकीकत मैं बता रहा हूँ। बड़े से बड़े एंकर से लेकर वो छोटे से छोटे एंकर तक, सब का काम क्या है कि इनको पकी पकाई खीर मिलती है। रिसर्च इनकी हुई होती है, इनके लिए स्पेशल इंट्रोज भी लिखे होते हैं, प्रॉम्प्टर पे लगे होते हैं, वो आते हैं, इंट्रो पढ़ते हैं, क्वेश्चंस तैयार होते हैं, वो करते हैं। उसके अलावा इनके लिए शॉर्ट्स भी काट के रखे होते हैं, इनके लिए गेस्ट का भी इंतज़ाम किया होता है। ये अपने यूट्यूब चैनल पे तो ख़ुद कॉल्स करके बुला रहे होते हैं ना कि जी उससे भी वरियन ले लिया, उससे भी वरियन ले लिया, लेकिन हकीकत ये है कि टीवी चैनल्स के ऊपर सारा काम इनको बना बनाया मिलता है, पका पकाया मिलता है। आप जो ये यूट्यूब के ऊपर बैठ के प्रोग्राम्स करते हैं,
ये आप फ़ोन करके जो कहते हैं ना, मैंने उनसे भी बात कर ली, उनसे भी कर दी, उसका भी वर्जन ले लिया, उसका भी वर्जन ले लिया। आप ये थोड़ी कहते हैं कि जी मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है। वो आप फ़ोन करते हैं या जो भी करते हैं, वो आपके रिसोर्सेज़ वो आपके टीवी चैनल की वजह से हैं। उनको पता होता है कि आप किसी टीवी चैनल में काम कर रहे हैं, तो तभी आपको स्टोरीज़ भी मिल जाती हैं, तभी आपको सारी इनसाइड स्टोरीज़ भी मिल जाती हैं, जब भी आपके कॉन्टैक्ट्स भी हो जाते हैं। आप ज़रा छोड़ दें ना ये टीवी चैनल, तलत हुसैन की समझ आती है कि वो अलग टीवी छोड़ के बैठा हुआ है। इस तरह से बाकी लोग जो टीवी छोड़ के बैठे हुए हैं, उनकी तो समझ आती है कि यूट्यूब पे कर रहे हैं। आप किस एथिक्स के दरमियान या किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कर रहे हैं? आप टीवी चैनल से भी अलग से कमाते हैं, यूट्यूब से भी अलग से कमाते हैं, तो एथिकली अगर देखा जाए तो आपकी जितनी भी फॉलोइंग है, ट्विटर पे जितनी आपकी फॉलोइंग है, फेसबुक पे आपकी जितनी फॉलोइंग है, या फिर आपकी यूट्यूब पे जितनी भी फॉलोइंग है, ये डिफ्लेक्टेड है। ये आपको सारी की सारी फेम उस टीवी चैनल की वजह से मिली हुई है, उसी वजह से लोग वहाँ से इस तरफ आपको देखने के लिए आते हैं। वरना अगर आप इतने खड़पैंच किस्म के हैं, तो आप छोड़ के ज़रा सिर्फ़ और सिर्फ इसी के ऊपर इत्तेफाक क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि ये दोनों तरफ से आप कमाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो वर्कर्स हैं, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि जीएनएन में जहाँ पे वो काम करते हैं, जो उनका कैमरामैन था, वो बेचारा इस कदर कम उसकी तनख्वाह है, ऊपर से महंगाई तो जो भी है सही, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी कम है कि वो बेचारा गुज़ारा नहीं कर सकता और वो अपने बच्चों को दूध तक नहीं दे सकता। यानी कि इस कदर बुरे हालात हैं। ये वो जीएनएन है कि जिसकी अपनी बेकरीज़ हैं, जिसकी अपनी मार्ट्स हैं, कि जहाँ पे पता नहीं दूध भी बिकता है, जहाँ पे पानी भी बिकता है, लेकिन उसका जो अपना टीवी चैनल है, उसका एम्प्लॉई जो है, वो दूध उसका बच्चों के लिए दूध नहीं खरीद पा रहा है। ये किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? एक आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि आप घंटे 2 घंटे के लिए आएँ, लाखों लेके चले जाएँ, यूट्यूब पे भी बैठ के लाखों रुपए कमाएँ, और एक वो एम्प्लॉई है जो 10-10 घंटे काम करता है, एक दिन भी अगर वो नहीं आता है तो उसकी सैलरी काट ली जाती है। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिनकी तरफ अगर आप बहुत ही वाक़ई सारे के सारे जितने भी एंकर्स हैं वो खड़पैंच किस्म के एंकर हैं, तो ज़रा बताइए कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि आपको खुली छूट मिली हुई है कि आप वहाँ पे भी वक़्त ना दें, वो आप सारे का सारा वक़्त आप अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर 3-3 4-4 वीडियोज़ करके पैसे कमाएँ, और टीवी चैनल के ऊपर भी आप पैसे कमाएँ, जबकि एक एम्प्लॉई जो 10-10 घंटे वहाँ पे काम कर रहा है, वो बेचारा उसी सैलरी पे लगा हुआ है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर नीचे वाला स्टाफ, जिसमें यानी कि कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंटेंट वाला है या कोई और है, वो अगर इस तरह का कोई चैनल खोल ले और उसका चलना शुरू हो जाए, तो चैनल उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए आ जाए। लेकिन बड़ी-बड़ी ये जो जैसे कहते हैं ना कि ये माफिया, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि ये तो पूछते ही नहीं है उनसे। आखिर ये कब तक रहेगा इस तरह का सिलसिला? ये हमें आके अपनी तरफ से बड़ी एक स्टोरीज़ बता रहे हैं कि इनसाइड स्टोरीज़ बता रहे होते हैं, लेकिन इनकी अपनी इनसाइड स्टोरीज़ कौन बताएगा? इस माफिया की इनसाइड स्टोरीज़ कौन बताएगा? तो मेरी इन तमाम सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जिन इदारों में काम कर रहे हैं, ज़रा आम लोगों के भी कॉन्ट्रैक्ट्स उठाइए, अपने भी उठाइए और देखिए कि उनमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सारा दिन हमें ये बताते हैं, दुनिया भर की तनकीद ये करते नज़र आते हैं कि जी महंगाई हो गई, अमीर और गरीब में फ़र्क पड़ गया, ये हो गया, इनइक्वालिटी है, ये है, वो है। लेकिन जो इनइक्वालिटी आपने क्रिएट की हुई है, आप जैसी माफियाज़ ने क्रिएट की हुई है, खुद उन्हीं चैनल्स में, यार कैसी अजीब बात है कि एक चैनल में एक एम्प्लॉई को दूध नहीं मिल रहा, एक की सैलरी वो उतनी भी नहीं है, बाज़ चैनलों के अंदर सैलरी इतनी भी नहीं है जितनी गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। दूसरी तरफ ये लाखों ले रहे हैं, जो कि सारी पकी पकाई खीर उनकी लेती है। ये बात सेठ को भी सोचनी चाहिए, सेठ को भी ये समझना चाहिए कि असल जो खून पसीना है वो एम्प्लॉइज़ का बह रहा होता है, लेकिन आपने चंद लोगों को इतना नवाजा हुआ है। वो कौन से ऐसे तीर हैं जो मारते हैं? सब कुछ तो उनको तैयार करके ये आम एम्प्लॉइज़ देते हैं। तो इस तरफ ध्यान सेठ को भी देना चाहिए, और इस तरफ ध्यान खुद उन वर्कर्स को भी सोचना चाहिए कि वो एक्सप्लॉइट ना हों, अपने हक़ के लिए वो भी खड़े हों। वरना ये सिलसिला जिस तरह से आवाम का चल रहा है, आप लोगों का भी चलता रहेगा, इस तरह के वीलॉग्स बनते रहेंगे और होगा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।